ठंड में गरीब परिवार ने खाए मटर के पराठे। लगता है आज फिर किसी के घर में पराठा बन रहा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पापा, इस ठंड में हर किसी के घर से पराठे की खुशबू आती है। और एक हमें देखो, हम इस कपकपाती ठंड में जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खा रहे हैं। आखिर हमें कब मिलेगा पराठा खाने को? शीतल, रजत और आशा के पास पिंकी के सवालों का कोई जवाब नहीं होता और पूरा परिवार खाना खाकर जमीन पर एक फटा कंबल ओढ़कर सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, गोलू यार, मुझे बहुत भूख लग रही है और आज मेरी माँ ने मटर के पराठे बनाए हैं, तो तुम 10 मिनट रुकना, मैं बस घर से अभी खाना खाकर आता हूँ। क्या? मटर के पराठे? तुमने तो कल भी मटर के ही पराठे खाए थे। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाकर आओ, मैं तुम्हारे ही घर के बाहर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। जब तुम मटर के पराठे खा लो तो फिर हम दोबारा से खेलेंगे। राजू भागता हुआ अपने घर में जाता है तो वहीं गोलू राजू के घर के बाहर बैठ जाता है। तभी राजू मटर के पराठे खाते हुए दरवाजे पर आता है और गोलू को दरवाजे पर देख उससे कहता है, अरे, मटर के पराठे का नाम सुनकर तू मेरे घर के दरवाजे तक आ गया। जब मैंने बोला मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा तो मेरे घर की थोड़ी दूरी पर खड़े होकर मेरा इंतजार नहीं कर सकता था? सब अपने अपने घर चले गए, इसीलिए मैं यहाँ आ गया था। पर लगता है अब तू भी खेलना नहीं चाहता। हाँ, नहीं खेलना चाहता मुझे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को। मेरी माँ ने अभी अभी मुझे बोला कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूँ, क्योंकि तुम यहाँ मेरे खाने पर नजर लगाने आए हो। राजू की ऐसी बातें सुनकर गोलू उदास होकर अपने घर आ जाता है और अपनी दादी और माँ से मटर के पराठे खाने की जिद करता है। माँ, मुझे भी मटर के पराठे खाने हैं, मुझे मटर के पराठे दो। अरे बेटा, बाहर इतनी ठंड हो रही है, तेरे पिताजी ठंड में भी खेती करने जाते हैं। उनके पास इस ठंड में एक स्वेटर तक नहीं और तुझे इतनी ठंड में मटर के पराठे खाने हैं। हम गरीब सूखी रोटी खा रहे हैं, क्या वो कम है? आप लोग हमेशा मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाते हो। मुझे मटर के पराठे खाने मतलब कि खाने हैं। इतना बोलकर गोलू जमीन पर लेटकर जिद करने लगता है और तेज तेज रोने लगता है। गोलू की इन हरकतों पर शीतल को गुस्सा आ जाता है और वह अपने बेटे को एक थप्पड़ मारती है। बहुत बिगड़ गया है तू, हमारी हालत नहीं देख रहा? बस मटर के पराठे खाने हैं इस लॉर्ड गवर्नर को। गोलू की हरकत पर शीतल अपने बेटे को मारना शुरू कर देती है और तभी जख्मी हालत में हाथों में कुल्हाड़ी लिए रजत आता है। अरे भगवान, क्यों मार रही हो हमारे बेटे को? देखो पिंकी कितना डर गई है। अरे, आपके पैरों में इतनी चोट कैसे लगी है? एक तो यहाँ आप दिन रात एक एक करके हमारे खाने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, ऊपर से ये नालायक है जो जिद पर अड़ा है कि मटर के पराठे ही खाने हैं। अब आप ही बताओ, कहाँ से खिलाएं हम इसे मटर के पराठे? बेटा, जिद करनी छोड़ दो। तुम्हारे पापा तुमसे वादा करते हैं, एक दिन हम तुम्हें मटर के पराठे जरूर खिलाएंगे। बस अपने पिताजी को थोड़ा सा समय दे दो। पापा, आप हमारे लिए खेती करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम 2 वक्त की सूखी रोटी खा सके। इसीलिए आज भी चोट लगने पर आप अपनी दवाई लेते नहीं आए। पर गोलू तो बिल्कुल पागल है जो आपकी हालत नहीं देख रहा। गोलू, तू अभी भी माफी नहीं मांग रहा पापा से? देख, पापा के पैरों में चोट लगी है, मटर के पराठे खाने की जिद छोड़ दे। पिंकी के समझाने पर गोलू अपने पिता से माफी मांगता है, पर अपने बेटे और बेटी की समझदारी देखकर रजत को बहुत दुख होता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रजत का मालिक उसे 20 रुपए देता है और उन 20 रुपए को देख रजत उन पैसों से थोड़ा सा मटर ले आता है। अच्छा हुआ बेटा जो तू मटर ले आया, आज हम मटर की सब्जी और रोटी खाएंगे। 2 महीना हो गया सब्जी खाए। दादी, हम इन मटर से मटर का पराठा भी तो बना सकते हैं। बेटा, ये मटर बहुत कम है, इस मटर से एक इंसान के लिए भी पराठा नहीं बन सकता। हम तुम्हारे लिए फिर कभी पराठा बना देंगे। आज हम पानी वाली मटर की सब्जी खाएंगे रोटी के साथ। हर बार की तरह एक बार फिर शीतल और आशा गोलू और पिंकी को समझाने में लग जाते और दोनों बच्चों का दिल टूट जाता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन कितनी ठंड हो रही है आज। मालिक, मटर की खेती बहुत अच्छी हुई है, सारे मटर भी मैंने तोड़ दिए हैं। अब आप मुझे इस महीने की दिहाड़ी दे दीजिए। अरे राजा, तुम बहुत मेहनती हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इस महीने की दिहाड़ी नहीं बल्कि 10 किलो मटर भी दे रहा हूँ। इसे आराम से मार्केट में बेच लेना, तुम्हें 2 पैसों का मुनाफा हो जाएगा।
मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन मटर को बेचकर मैं अपना घर 2 महीने आराम से चला लूंगा। वैसे भी अभी 2 महीने फसल होगी भी नहीं। 10 किलो मटर पाकर रजत की मुसीबत थोड़ी कम होती है और वह मटर लेकर घर जाता है, जहाँ इतना सारा मटर देख बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतने सारे मटर! माँ, अब तो तुम हमारे लिए मटर के पराठे बनाओगी ना? वैसे मालिक ने ये मटर बेचने के लिए दिए हैं, पर 10 किलो मटर में से अगर 1 पाव मटर का पराठा बना भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। आखिर मेरे बच्चे खुश तो हो जाएंगे। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर मटर का पराठा खाएगा इस ठंड में। शीतल, जल्दी से मटर के पराठे बना लो। आज बहुत दिनों बाद हम सब एक साथ मटर का पराठा खाएंगे। रजत के कहने पर शीतल थोड़े से मटर छील लाती है और उन्हें गर्म पानी में उबाल कर उनका चोखा बनाती है और उनमें थोड़ा प्याज, मिर्च, नमक, मसाला डालकर आटा गूंथ लेती है और आटे में मटर की फिलिंग करके पराठे बनाती है। और जब वह पराठे बनाती है तो उसकी खुशबू आस पड़ोस के घरों में जाती है और कुछ औरतें उसके दरवाजे पर खड़ी होकर झांकने लगती हैं। अरे शीतल बहन, तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तुम आखिर कौन सा पराठा बना रही हो? अरे बेटा, आज हमारे घर में भी मटर के पराठे बन रहे हैं। वैसे भी हमारी पिंकू और गोलू बहुत जिद कर रहे थे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या 2 पराठे हमें दोगी खाने को? माफ करना बहन, तुम तो जानती हो हमारी गरीबी, और मैंने सिर्फ 8-10 ही पराठे बनाए हैं अपने परिवार के लिए। अच्छा ठीक है, अगर खिला नहीं सकती तो क्या मेरे घर में आकर मटर के पराठे बना सकती हो? वैसे भी बहुत सस्ते मटर हैं और मेरे घर में 2 किलो मटर रखे और मुझे इतने स्वादिष्ट मटर के पराठे बनाने नहीं आते। एक बार तुम सिखा दोगी तो फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अपने पड़ोसी की जिद करने पर शीतल उन्हें मना नहीं कर पाती और अपने घर में मटर के पराठे बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ उसे बड़े ही स्वाद लेकर खाती है। मेरा तो दिल खुश हो गया माँ, इसके बाद हम फिर कब खाएंगे मटर के पराठे? फिक्र मत करो बेटा, बहुत जल्द इस ठंड में एक बार हमारा गरीब परिवार फिर मटर के पराठे खाएगा। ये तुम्हारे पापा का वादा है तुमसे। सुनिए जी, सामने वाली मुझे अपने घर बुला रही थी, जरा मैं उसके घर में मटर के पराठे बनाकर आ जाती हूँ। अगर नहीं बनाया तो वह फिर हमारी कभी मदद नहीं करेगी। कई बार ऐसा हुआ है कि घर में राशन खत्म होने पर उसने हमारी मदद की है। क्योंकि उसकी पड़ोसन ने बुरे समय में उसकी मदद की थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन की मदद करने के लिए उसके घर में जाकर मटर के पराठे बनाने लगती है। और जब वह मटर के पराठे खाती है तो शीतल की काफी तारीफ करती है। मानना पड़ेगा शीतल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम रजत भैया को बोलो खेती बाड़ी का काम छोड़ तुम्हारे साथ मिलकर मटर के पराठे बेचना शुरू कर दें। सच बता रही हूँ, बहुत कमाई होगी तुम्हारी। और तुम्हारे घर में तो मटर भी रखे हैं, क्या उन्हें बेचेंगे? 10 रुपए किलो मटर बिक रही है, कोई मुनाफा नहीं होगा तुम्हारा। अगर यही मटर के पराठे बनाकर बेचो तो अच्छे पैसे कमाओगी। शीतल को अपनी पड़ोसन की बातें अच्छी लगती है और वह इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात करती है। रजत अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर किराए पर ठेला और छोटा सा सिलेंडर लेकर आता है और दोनों पति पत्नी बाजार में जाकर मटर पराठा बेचते हैं और बहुत जल्द उनका ये बिजनेस चल पड़ता है। भगवान की कृपा से हमारा ये काम चल पड़ा। अब मेरे बच्चे को सुबह शाम धूप में या ठंड में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अब तो इन पैसों से हमारा अच्छे से घर चल सकता है। अच्छा, ये 5,000 मैं मालिक को देकर आता हूँ जो मैंने उनसे कर्ज लिए थे। मटर का पराठा बेचने की वजह से रजत और शीतल की कमाई अच्छी होने लगती है और वह 2 महीने भर में ही अपना कर्ज भी उतार लेते हैं और अब अच्छे से घर चला पाते हैं। और पिंकी, गोलू अपने परिवार के साथ घर में मटर के पराठे खाते हैं। दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो, कोई मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी मदद करो। हरीश के इस तरह दरवाजा पीटने के बाद दरवाजे के पीछे से रमेश बाहर आता है और गुस्से भरी आवाज में कहता है, क्यों रे हरीश, तूने तो हम गांव वालों का जीना ही हराम किया हुआ है। अरे तुझे इतनी भी सौभुज नहीं है कि आधी रात के समय किसी का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए या नहीं? अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, एक भाई होने के नाते मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी बहुत मदद की जरूरत है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं, उन्हें खाना खाना है। कई दिनों से हमने किसी ने भी खाना नहीं खाया, हम गरीब की मदद करो। आधी रात को तू मेरे घर पर खाना मांगने आया है? अरे कहाँ से लेकर आऊंगा तेरे लिए खाना, भिखारी कहीं का, जब देखो मुंह उठाकर चला आता है। अरे थोड़ी तो शर्म कर। रमेश ऐसा कहते ही जोर से उसी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और बेचारा हरीश अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वहां से जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसकी पत्नी आरती भी एक दरवाजे पर दस्तक देते हुए भीख मांग रही होती है।
बहन मेरी मदद करो, कुछ खाने को है तो खाने को दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम गरीब की मदद करो। एक दूसरे की मदद करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। मेरी मदद करो बहन। आरती को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर हरीश उसके पास आकर उससे कहता है, रहने दो, इस गांव में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मुझे कोई भरोसा नहीं है कि हमें इन लोगों से मदद मिलेगी। चलो वापस घर चलते हैं। हरीश और आरती लटका हुआ मुंह लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं, जहां उनके दोनों बच्चे ठंड से कांपते हुए बिलख रहे होते हैं। माँ, पिताजी आप दोनों आ गए हो। बहुत ठंड लग रही है माँ। घर में अगर और कपड़े हैं तो हमें उड़ा दो माँ, बहुत ठंड लग रही है। जितने भी फटे चिटे कपड़े थे मैंने सब तो तुम दोनों को उड़ा दिए। मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना भी नहीं लेकर आई हो क्या? पिताजी, माँ तो हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आई, आप ही हमारे लिए कुछ लेकर आ जाते। मैं बहुत गरीब पिता हूँ। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि हमारे ये दुख भरे दिन कब खत्म होंगे। इतने दिन हो गए हैं, मैं अपने बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं खिला पा रहा। कहीं काम ढूंढने जाता हूँ तो मुझे काम भी नहीं मिलता। ऐसे कैसे चलेगा? भगवान कुछ तो दया करो हम गरीबों पर। क्या ऐसे ही मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़पते रहेंगे? गरीब परिवार बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहा था। उनके घर में एक अन्न का दाना तक नहीं था। बच्चे बीमारी से जूझ रहे थे। ठंड से बचने के लिए उनके पास ना तो स्वेटर थे और ना ही रजाई कंबल थे। ऊपर से भूखे पेट उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। तभी उनके टूटे फूटे दरवाजे पर दस्तक हुई। अजी, इस समय कौन होगा? तुम यहीं पर बैठो, मैं देखता हूँ। कौन है? कौन है? जैसे ही हरीश दरवाजा खोलता है, गांव की एक पागल सी बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी होती है। उसके हाथ में 4 रोटी होती है और एक हाथ में गुड़ होता है। लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आई हूँ। सर्दियों में गुड़ गर्म होता है, सब्जी नहीं थी, इसी रोटी से खा लेना। उसके इतना कहते ही आरती और हरीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बूढ़ी औरत के हाथों से रोटी ले लेते हैं। अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरे बच्चों के पेट में कुछ चला जाएगा। 2-3 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। भगवान आपका भला करे। चिंता मत करो बेटी, भगवान एक दिन सबका भला करेगा और वह दिन आएगा जब तुम सुख की रोटी अर्पित करोगे। बूढ़ी औरत की मदद करने के बाद गरीब परिवार ठंड में गुड़ के साथ रोटी खाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो हरीश वक्त से उठ जाता है और काम ढूंढने निकलता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। हरीश के तन पर एक स्वेटर तक नहीं होता। भाई साहब, आपकी मिठाई की दुकान है। अगर आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। अरे तुझे क्या दुकान पर रखूं? तू तो खुद भिखारी लग रहा है। हाँ, तेरे को देखकर तो मेरी दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। जा चल यहाँ से। और तेरे लायक मेरी दुकान में कोई काम नहीं है। दुकानदार के ऐसा कहने पर हरीश आगे चला जाता है और जाकर एक कंपनी में बात करता है, लेकिन वहां भी उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता है। अब कहाँ जाऊँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं भी कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। ठंड में कोई मुझे अपने पास काम पर भी नहीं रख रहा है। भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो। बेचारा हरीश सारा दिन धक्के खाता है, लेकिन कहीं उसे नौकरी नहीं मिलती। उधर घर पर आरती दोनों बच्चों की हालत देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान होती है। हे भगवान, ये क्या? मेरे बच्चों का शरीर आग की तरह तप रहा है और मेरे बच्चों के होंठ भी नीले पड़ रहे। हे भगवान, अब मैं इनका क्या करूं? मेरे पास तो इनके इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। अपने बच्चों की हालत को देखते ही आरती किसी से मदद मांगने के लिए गांव वालों के पास जाती है। बिमला आंटी, मेरे बच्चों की मदद करो। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं उनको हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? कुछ पैसे दे दो आंटी, मैं आपको बाद में पैसे लौटा दूंगी, विश्वास करो। अरे जा जा, तेरे जैसी भिखारी रोजाना बहुत आते हैं घर पर, तो क्या सब कोई पैसे बांटती रहूंगी? सब बहाने होते हैं। कोई तेरे बच्चों की तबीयत खराब नहीं होगी, बस बहाने लगाकर पैसे मांग रही है। 1 फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर वह आरती को भगा देती है। आरती बहुत ज्यादा परेशान थी। जब तक वह घर पर आती है तो हरीश भी आ जाता है। दोनों ही माता पिता अपने बच्चों की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा रो रहे थे। हर जगह काम ढूंढ लिया, मुझे काम भी नहीं मिला। कोई हमें पैसे देने को भी तैयार नहीं है। क्या इंसानों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है?
हाँ जी, इंसानों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है, अब और कोई चारा नहीं है। मैं अपने मायके सालन के गांव में जाऊंगी, वहाँ मेरे जानकार कुछ लोग हैं, उनसे मदद मांगूंगी और कुछ पैसे लेकर आऊंगी। तब तक आप दोनों बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन किराए के लिए तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तुम कैसे जाओगी? अगर मुझे अपने बच्चों के लिए पैदल भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठूंगी। आरती ऐसा कहते हुए घर से निकल जाती है। उसे मीलों दूर तक पैदल पैदल चलना पड़ता है। एक के बाद दूसरा गांव आता है, दूसरे के बाद तीसरा गांव आता है, लेकिन अभी भी उसके गांव को आने में काफी दूर का सफर तय करना था। इसी के चलते बेचारी आरती के पैरों में छाले भी पड़ गए थे, उससे चला भी नहीं जा रहा था। हे भगवान, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, क्या करूं? अपने बच्चों के लिए तो मुझे ये सब करना ही होगा। आरती हार नहीं मानती, वह किसी तरह अपने गांव पहुंच जाती है, जहां वह अपनी मौसी के घर जाकर उनसे मदद मांगती है और कुछ पैसे उधार लेती है। बिटिया, तेरी हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब लग रही है। तुझे तो अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और तू इतना लंबा सफर तू पैदल चलते आई है। अब जाते वक्त बस ले लेना और आराम से जाना, और अपने बच्चों का, पति का ख्याल रखना। सविता की बात सुनने के बाद आरती उधार पैसे लेकर वापस अपने पति और बच्चों के पास आने लगती है। वह जब घर पहुंचती है तो वहां उसके बच्चे और पति नहीं होते। पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि उसका पति बच्चों को लेकर अस्पताल गया है। जब आरती अस्पताल पहुंचती है तो हरीश रो रहा होता है। आरती, तुम्हें क्या बताऊं, डॉक्टर ने कहा है कि दोनों बच्चों को कुपोषण हो गया है और इनका बचना नामुमकिन है। बच्चों का ध्यान यहाँ मैं रख लूंगी, आप बस किसी भी तरह कोई काम शुरू करो। ठंड का मौसम है तो चाय की दुकान अच्छी खासी चल सकती है। अब आप कमाने पर ध्यान दो और मैं बच्चों पर ध्यान दूंगी। आरती के ये बोलने के बाद हरीश उन पैसों को लेकर बाजार से कुछ सामान लेकर आता है और वह गांव के बीच में एक चाय की दुकान खोलता है। सर्दी में चाय की हुड़क हर इंसान के अंदर होती है। जो भी चाय की खुशबू सूंघता वह उसकी दुकान पर आ जाता है। अरे भाई साहब, एक कप चाय बना कर देना और साथ में मट्ठी भी दे देना। हाँ जी हाँ, देता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। हरीश बढ़िया बढ़िया चाय बनाकर लोगों को पिलाता है। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान चलने लगती है और वह पैसे कमाने लगता है। उन पैसों को वह सबसे पहले अपने बच्चों के इलाज में और उनके खाने पीने में लगाता है। डॉक्टर साहब, मैं इलाज के पैसे लेकर आ गया हूँ, बस मेरे बच्चों को किसी भी तरह बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे भगवान के जैसे हो, आप मेरे बच्चों को बचा लीजिए। देखिए, आप चिंता मत करो, हमने पहले ही इलाज शुरू कर दिया था। आपके बच्चे अब खतरे से बाहर हैं और बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। ये सुनते ही हरीश को बहुत अच्छा लगता है। वह अपने बच्चों और पत्नी के लिए खाना लेकर आता है। कुछ दिन बाद उसके बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है और बच्चे घर आ जाते हैं। इसी के चलते हरीश ने अब अपनी दुकान में अंडा ब्रेड का काम भी शुरू कर दिया था, जिससे उसकी कमाई और ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई और वह अपने जीवन में सुख की रोटी खाने लगा।